स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और अभी तक जो हमने किया है चीज़ों में वो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। और 1.1 कंप्लीट करने के बाद हमें इरेशनैलिटी की एक एक्सरसाइज है 1.2 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इरेशनैलिटी को प्रूव करने की जो एक्सरसाइज है उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, जिसके बिना हम शायद उन क्वेश्चंस को करने में हमें थोड़ी थोड़ी भारी दिक्कत आ सकती है। तो आप ये वीडियो जो है ये आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि शायद आपको चीज़ें आपको समझने में चीज़ों को मदद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस टॉपिक को। और आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अपनी स्क्रीन के राइट राइट कॉर्नर में टॉप में देखेंगे तो एक लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाकर के आप पुरानी एक्सरसाइज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाएगा इस बात के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, जैसा कि अब आपको मैं क्लास नाइन्थ की चीज़ों को कुछ मैं याद दिलाना चाहूँगा। जैसे क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि भाई रूट 2 जो है वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 जो है वो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है, रूट 5 जो है वो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है, रूट 6 जो है वो भी एक अपने आप में रैशनल नंबर है, रूट 7 सॉरी और रूट 7 जो है, रूट 6 नहीं बोल सकते हम, रूट 7 जो है वो अपने आप में एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही रूट रूट 9 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हम उसको। ऐसे ही अब आपका रूट 11 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे ही रूट 13 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे ही रूट 17 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अंडर रूट P एक इरेशनल नंबर है। और जो P है इसमें जो P जो है, P अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? P अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है। अब आपको पता होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं, खुद के ही टेबल से सिर्फ डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पाई जो है वो भी अपना एक इरेशनल नंबर है। ये सारी चीजें जो हमने अभी देखी, ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 रूट 13 17, तो आप देखेंगे कि जो P की जगह पर ये सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, P की जगह पर ही ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, P की जगह पर ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। जो P की जगह पे नंबर्स हैं जो मैंने बोले कि आपको ये इरेशनल है, वो सारे के सारे अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है ना। P की जगह पर लिखे हुए सारे नंबर्स प्राइम है, ये बात मैंने आपको बताई। तो आपको अब क्या करना है, देखो यहाँ तो क्या था कि यहाँ 9th क्लास में हमको बोल दिया था कि भाई ये इरेशनल है, और हमने क्या किया था, उनकी बात को मान लिया था। लेकिन क्लास 10th में अब हम क्या करेंगे कि इनको प्रूव करके दिखाएंगे कि भाई ये एक्चुअली में इरेशनल है। तो कैसे इरेशनल है और क्यों इरेशनल है? देखिए, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम उसको रेशनल मान लेंगे, अपने आप में ही उसको रेशनल मान लेंगे। और रेशनल में भी हम उसके जो P एंड Q जो टर्म्स होंगे, जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और P और Q दोनों को ही हम को प्राइम नंबर मान लेंगे। क्या मानेंगे? को प्राइम नंबर मान लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं मैं आपको बताता हूं, आगे चलते हैं। देखिए ये लिखा है को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। Co-prime numbers are the pairs of numbers that do not have any common factor other than one। ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर जिनका अपने आप में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, दिस देयर शुड बी मिनिमम एटलीस्ट 2 numbers टू फॉर्म अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर। कम से कम को प्राइम नंबर्स का सेट बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 2 नंबर तो होने ही चाहिए। आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक है 4 और 7 का, एक है आपका 5 7 और 9 का। अब मैं देखना चाहूंगा आपसे, मैं पूछूं कि बेटा 4 के और 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 1। ठीक है, 4 के फैक्टर्स जो होते हैं 2 और 1 होते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बेटा 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 और 1। तो देखिए अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स कौन कौन से मिले,
4 का फैक्टर मिले हमें 2, 4 के फैक्टर मिले 2 और 1, 7 का फैक्टर मिला 7 और 1। तो उसने क्या कहा था कि 1 को छोड़कर कोई दूसरा आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो देखो 1 तो है, इसके अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि ये 2 है और ये 7 है, तो फैक्टर्स अलग अलग हो गए, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स हमको नहीं मिले। ऐसे ही मैं अगर 5, 7 और 9 की बात करूं तो देखिए पांच पांच के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 और 1, 7 के फैक्टर्स आपको पता है 7 और 1, और 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 9, 3, 9 और 1। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे 1 तो सब में कॉमन है, 1 सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और 9 है, लेकिन इन तीनों नंबर, इन चारों नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है हमारा, ये एक को प्राइम नंबर है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, को प्राइम नंबर का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। और हम जब इरेशनल प्रूफ करेंगे तब हम ये मान लेंगे कि P और Q जो है वो कोप्राइम है। अगर हम उनको कोप्राइम मान लेंगे तो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कोप्राइम हमने माना है और कॉमन फैक्टर भी आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमने जो स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट मानी थी कि भाई ये एक रेशनल नंबर है, वो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और हम उस तरफ अब चलते हैं, मैं आपको अब बताता हूं कि कैसे चीजों को करना है। चलिए, अब मैं आपसे सबसे पहले कुछ चीजों को, जैसे अब मैं आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपकी बात करूं तो हम ये बात करेंगे कि टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाएंगे। किसको? √2 को हम इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको इरेशनल, मैं आपको बताएं। चलिए, तो पहला काम हम, मैंने जो आपको कहा था कि पहला काम ये है कि जो भी नंबर हमें इरेशनल प्रूव करना है उसको पहले हम रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रेशनल मान लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? लेट √2 बी a rational number, मतलब कि p by q, where q is not equal to 0 and p and q are को प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ये को प्राइम नंबर। अगर P और Q को प्राइम नंबर है तो इसका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रहे, इस बात को ध्यान में रखना। यही बात अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आपको लास्ट में जो होगा इसमें वो समझ में आएगा। चलिए, अब हमने जैसा कि माना कि भाई √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको P बाई क्यू लिख सकते हैं। सोचिए, अगर मैं अब दोनों तरफ क्या कर दूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? स्क्वायर कर देता हूं। मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा और P बाय क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इस Q को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं और 2 को मैं इधर राइट हैंड साइड में ले आऊं तो क्या होगा? ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर ध्यान दो, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन? 2 डिवाइड कर रहा है। पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम, मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं कि एज पी स्क्वायर इज divisible by 2, therefore P is also divisible by 2।
अगर पी स्क्वायर क्यू टू को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी टू डिवाइड करेगा। ये बात आपको लाइन समझ में नहीं आएगी, अब ध्यान सुनिएगा। देखो, अगर मैं कहूं कि भाई पी एक नंबर, पी स्क्वायर एक नंबर है 9, इस 9 को मैं यूं कहूं कि पी स्क्वायर एक नंबर है 9, इस 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो क्या पी स्क्वायर अगर 9 है, पी स्क्वायर अगर 9 है, एक मिनट, एक मिनट इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, अगर पी स्क्वायर 9 है तो मैं कहूं पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगी। तो क्या 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि पी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हुआ और पी भी 3 से डिवाइड हुआ, दोनों चीजें डिवाइड हो गई। ऐसे ही मैंने यहां लिखा है कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी 2 से भी डिवाइड होगा। ये बात मैंने यहां लिखी और आपको ये शायद समझ में आई होगी। देखिए, अब मैं इस वाले को सबको मिटा देता हूं, देन आप देखिए। चलो, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए, अब ये हुआ, अब हमें क्या कर देना है, ये बात हमारे काम आएगी, ध्यान रखना, इस बात को बड़े ही अच्छे से समझ लेना। ये बात जो है हमारे, ये सबसे मेन पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, ये हमने मेन पार्ट है ये। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों किया, सोचो, हमें पता है कि P और Q दोनों अपने आप में क्या है, को प्राइम है। P और Q क्या है अपने आप में, P और Q को प्राइम है। अगर मैं इस P और Q का कोई दूसरा फैक्टर निकाल दूं 1 के अलावा, तो मेरी ये वाली बात जो मैंने इसको रेशनल माना है ये गलत हो जाएगी। अगर ये गलत हो गई तो कहने का मतलब ये नंबर जो √2 है वो रेशनल नहीं रहा। अगर ये रेशनल नहीं रहा तो क्या रहा, रेशनल नहीं रहा तो इरेशनल रहा, है ना। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं यहां पे, अभी हमने क्या करा, पी के फैक्टर निकाल दिए, हमने पी के फैक्टर्स निकाल दिए, पी का फैक्टर क्या निकाला, 2 निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, लेट पी बराबर 2c, ध्यान रखें, अगर ये 2 है यहां पे तो आपको 2c रखना है, अगर यहां पे 3 होता तो आप 3c रखते, अगर यहां पे 5 होता तो आप 5c रखते। आपने रख लिया, क्या रख लिया, p इज इक्वल टू 2c। जब आपने p इज इक्वल टू 2c रखा, ध्यान दीजिएगा, जब आपने p इज इक्वल टू 2c रखा, तो क्या मैं अब इसको ऐसे रख सकता हूं, p की जगह पे मैं लिख दूं 2c और q जैसा था वैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस वाले का स्क्वायर कर सकता हूं, आप बोलेंगे जी सर क्यों नहीं कर सकते। तो मैं अब क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2c/q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 4c² अपॉन में q²। अब q² उधर चला जाए, देखो, अगर q² उधर चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q² बराबर 4c²। अब देखो, अगर मैं c की बात करूं, सिर्फ अगर मैं c² सिर्फ लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 2q² अपॉन में 4। अब देखो 2 जा, तो अब ये हो जाएगा c² इज इक्वल टू q² अपॉन में 2। अब ध्यान दो, जो बात यहां आई थी, q² इज इक्वल टू p² अपॉन में 2, तो p के फैक्टर हमने निकाले थे यहां पे। अब यहां पे q² अपॉन में 2 आया है तो q के फैक्टर निकालेंगे, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, एज q² इज divisible by 2, therefore q is also divisible by 2। अब देखो,
हमने यहाँ पे क्या किया, इन दो लाइनों में क्या किया, इससे हमें, इसमें हमने क्या करा कि पी का फैक्टर निकाल दिया 2, और यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने क्यू का फैक्टर निकाल दिया 2। अगर पी का फैक्टर भी 2 है और क्यू का फैक्टर भी 2 निकल के आ गया, कॉमन फैक्टर दोनों के निकल के आ गए, तो क्या ये वाली बात जो हमने इसको कोप्राइम माना था, ये वाली बात सही रही? तो आप कहेंगे सर अब तो ये कोप्राइम ही नहीं माना जा सकता। अगर ये कोप्राइम नहीं माना जा सकता तो इसका मतलब क्या ये रेशनल रहा? आप कहेंगे सर ये तो रेशनल भी नहीं रहा। तो मेरी ही बातों, अपनी ही बातों में मैं खुद फंस गया, है ना, मैं अपनी ही बातों में खुद फंस गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अपनी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं हम जब, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसी को बोल, चलिए, तो अब हम, मैं आपस में, मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, एज वी नो co-prime numbers do not have common factor other than 1, but here we have 2 as the common factor of P and Q, which contradicts the fact that root 2 is rational number. Therefore, root 2 is not rational, but it is irrational. ये कैसा नंबर है? ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। यहां तक हमें चीजों को लिख देना है और ये हमारा हो जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कंप्लीट। देखो, ये था हमारा 2 का। ऐसे ही अगर सोचो, मेथड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं अब आपको 2 और 3 इकट्ठा करके दिखाता हूं। देखो, मैं यहां पे करूंगा 2 का और यहां करूंगा मैं 3 का। इस पेज को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 में, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, किसी भी नंबर को आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने रेशनल मान लेना है। और पी और क्यू क्या है अपने आप में, पी और क्यू अपने आप में क्या है, क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे ही मैं इसको भी क्या मान लूंगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अगर मैं इन दोनों का ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, अगर मैं दोनों को ही स्क्वायरिंग बोथ कर दूं, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 3 बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अब मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं कि सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। तो अब यहां से वही वाली लाइन निकल के आ जाएगी कि भाई पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है, तो p का फैक्टर भी 2 होगा। अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही अगर यहां पे भी लिखना चाहूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि p स्क्वायर बाय 3। तो यहां पे एक चीज लाइन क्या आएगी, अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी तो 3 से डिवाइड होगा। ये बात आई नहीं आई? सेम इसी तरीके से अब मैंने क्या किया था कि इस p को मैंने यहां पे मान लिया था 2c, तो यहां पे इस p को क्या मानूंगा मैं, 3c, क्योंकि यहाँ 3 है। मैंने जैसे आपको कहा था कि 2 है तो 2 मान लेना है, और 3 है तो 3 मान लेना है। आपने 3c मान लिया, तो नया क्या बन जाएगा हमारा, रूट 2 इज इक्वल टू 2c अपॉन में q, और इधर क्या बन जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 3c अपॉन में q। अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब देखो, q स्क्वायर उधर चला जाएगा, अब मुझे सिर्फ c स्क्वायर छोड़ देना है यहाँ पे, तो c स्क्वायर सिर्फ यहाँ छूट जाएगा, तो इधर क्या बचे, इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन में 4। 2 से 2 इसको काट दोगे। ऐसे ही यहां पे अगर आप c स्क्वायर सिर्फ छोड़ेंगे तो क्या होगा,
कि ये जो है आपका 3 क्यू स्क्वायर अपॉन में 9 हो जाएगा। इसको आप इससे काट देंगे, 3 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ आया सर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं हम कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी तो 2 से डिवाइड होगा, और यहां पर भी क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 3। सर अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी तो 3 से डिवाइड होगा। अब देखो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन बन गया ना, अब कॉन्ट्रडिक्शन बन गया। यहां पे हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया चीजों को, और हमने यहां भी कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया चीजों को। हमने यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया चीजों को, और यहां भी हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया चीजों को। ठीक है, अब ये दो चीजें क्या कर दिया, इन दोनों चीजों ने हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इन दोनों चीजों ने हमें क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट क्या किया कि हमने इसको रेशनल माना था और को प्राइम माने थे ये नंबर्स को। सेम यहां भी हमने इसको रेशनल माना था और को प्राइम माना था। अब को प्राइम नंबर होने के लिए इसका फैक्टर भी तो नहीं होना चाहिए ना 1 के अलावा कोई दूसरा, लेकिन इसका फैक्टर 2 भी आया तो मतलब 1 से ज्यादा आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो मतलब हमारी बात जो हमने मानी थी वो गलत थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको और इससे आगे चीजों को और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।